हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2 कंपनी लॉ का। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कंपनी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी डॉक्यूमेंट्स के इसमें 3 पार्ट है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है MOA, सेकंड आता है AOA और थर्ड आता है प्रॉस्पेक्टस। इन तीनों को हम लोग स्टडी करेंगे तो इन तीनों को हम मैप भी बोलते हैं। मैप जैसे कि हम लोगों को गाइड करता है सारी चीज़ों के लिए, वैसे ही ये हमें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताती है। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AO का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस तो प्रॉस्पेक्टस है ही है। इसमें जो MOA होता है वो हमें बताता है कि what is to be done। AOA बताता है how it is to be done और प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन है। ये वाले टॉपिक्स कवर करने के लिए हम लोगों ने 3 वीडियो बनाई हैं। इस वाले में मैं MOA को कवर करूँगा, अगली वीडियो में AOA को और लास्ट में प्रॉस्पेक्टस को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं MOA के साथ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दी कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2003 बोलता है MOA ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू परसुएंस ऑफ एनी कंपनी लॉ। ये वाली डेफिनेशन समझने के लिए मैं एक डेफिनेशन और लिखूँगा, जिससे कि इसका मीनिंग हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। MOA can also be called the charter of the company because it lays down precise and clean terms first of the objectives of the company। MOA पहले ही डिफाइन कर देता है कि मेरी कंपनी के अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। जैसे कि एप्पल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हर हाथ में टेक्नोलॉजी देना, हर कोई मोबाइल यूज़ करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह बढ़ाए। ठीक है। सेकंड इसका आता है स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन। MO ही डिफाइन कर देता है कि मेरी कंपनी किस किस जगह वर्क करेगी, क्या क्या ऑपरेशन करेगी, किस लिमिट तक करेगी। और लास्ट में द रिलेशन विद द इन्वेस्टर्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड, मेरी कंपनी का इन्वेस्टर्स का क्या होगा, मैं अपने इन्वेस्टर्स को कितना रेम्यूनरेट करूँगा, मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इन्वेस्टर्स को लेके, और उसके साथ ही मेरा आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि मेरे कंपनी के बाउंड्रीज़ के बाहर, चाहे वो मेरे कंज्यूमर्स हो, सप्लायर्स हो, उनके साथ क्या क्या रिलेशंस रहेंगे, मैं अपना प्रोडक्ट किन किन जगह किन किन को सेल करूँगा, कहाँ कहाँ सेल करूँगा, सारी चीज़ें आ जाती हैं। आसान भाषा में समझे तो MOA एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है। ये कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देता है, उसके सारे ऑपरेशंस का स्कोप डिफाइन कर देता है, साथ ही रिलेशंस को भी डिफाइन कर देता है कि चाहे वो इन्वेस्टर्स के साथ हो, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ हो, शेयर होल्डर्स के साथ हो, या फिर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसा होगा। बेसिकली MOA बाउंड्रीज डिफाइन करता है कंपनी की, चाहे वो ऑपरेशन हो या कोई और भी चीज़ हो। MOA का हमने मीनिंग और डेफिनेशन तो समझ लिया। मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हमें उसके कंटेंट्स वगैरह समझने पड़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कंटेंट्स ऑफ MOA। कंटेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि MOA में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है या क्या क्या आता है। इसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं जो हम एक एक बार करके पढ़ेंगे। क्लॉजेज का हम लोग मीनिंग भी समझेंगे, साथ ही साथ इसमें कैसे कैसे ऑल्ट्रेशन लाया जाता है हम उसको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्लॉज आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब है कि मेरी कंपनी का क्या नाम होगा। मेरे को 4-5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी मैं कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके हमेशा एंड में लिमिटेड आएगा, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा कि मैं किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम यूज़ नहीं कर सकता। उसके अलावा मैं ऐसा कोई सा भी नाम यूज़ नहीं करूँगा जो कि गवर्नमेंट के लिए अनडिज़ायरेबल है, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं USA का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जैसे कि मैं अगर कोई नाम करता हूँ मेक्सिको ग्रेटर देन USA लिमिटेड, तो ये कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैं ये वाला नाम भी कभी भी
नहीं ले सकता। उसके अलावा मेरे जो भी नाम होगा उसमें ये वाले नाम नहीं आने चाहिए, या फिर ये वाले टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि हो गया क्राउन, रॉयल, चार्टर, एक्सेट्रा। इसमें जैसे कि आपने नोट किया होगा, क्राउन, रॉयल, चार्टर वगैरह ये सारे वो नाम हैं जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने यूज़ कर रहे थे जब वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। ये वाली चीज़ें भी हमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि ये हम अपने नाम में यूज़ कर सकें। अब इसके बाद आता है, अगर बाई चांस जैसे कि मान लो मेरी कोई कंपनी है जिसका मैंने एक्स वाई जेड नेम कुछ रखा हुआ है, अगर मेरे को उसमें चेंज लाना है तो मैं उसमें चेंज या ऑल्ट्रेशन कैसे लाऊंगा? ऑल्ट्रेशन लाने के लिए चाहे कोई भी क्लॉज होगा, सिंपल सा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले कंपनी के अंदर मैं एक रेजोल्यूशन पास करूँगा। रेजोल्यूशन पास करके मैं 30 डे का नोटिस रजिस्ट्रार को भेज दें। यहाँ पे बस एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर किसी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में जाना है या प्राइवेट में पब्लिक से जाना है तो उसको रजिस्ट्रार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपना नाम चेंज कर सकती है, जैसे कि अगर पब्लिक से प्राइवेट में आई तो वो अपने नाम में प्राइवेट ऐड कर लेगी, और अगर वो प्राइवेट से पब्लिक में जाएगी तो प्राइवेट को हटा देगी। उसके बाद हमारा सेकेंड क्लॉज आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये कहता है, जब भी मैंने अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वगैरह किया तो इनकॉर्पोरेशन के अंदर मेरे को ये मेंशन करना ज़रूरी है कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के बाद मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा। उसमें सेकेंड चीज़ आती है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का बस एक ध्यान हमें रखना होता है इस क्लॉज के अंदर कि जैसे कि अगर मैं अपने ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर रहा हूँ तो वो किसी भी तरीके से मेरे स्टेक होल्डर्स के राइट्स को वायलेट ना करे या उनके इंटरेस्ट को हार्म ना करे। इसमें भी अगर मेरे को अपना ऑफिस एड्रेस चेंज करना है तो मेरे को वही एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और 30 डेज़ का नोटिस के लिए रजिस्ट्रार के पास भेज देना होगा। अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ तो मैं जो नोटिस है वो मेरा जो इनिशियल जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे भी दूंगा, और बाद में जहाँ पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पे भी दूंगा। उसके बाद हमारा तीसरा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये कहता है कि एमओए के अंदर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी दोनों ही पहले ही डिफाइन हो जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैंकॉक का। बैंकॉक में जो एस्कॉर्ट सर्विस वगैरह होती है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसे कि होता है वो होता है एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर। बट अगर हम उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे तो सेकेंडरी में बहुत कुछ आता है। एक होता है प्रॉफिट अर्निंग, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनका वेलफेयर, कंपनी की अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट करना। ये सारी चीज़ें मेरे को अपने एमओए में डिफ़ाइन करनी होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद मेरा नेक्स्ट क्लॉज आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में बेसिकली मैं कंपनी को डिफाइन कर देता हूँ, मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है या क्या है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मेरे को अपनी कंपनी में लायबिलिटी क्लॉज में कोई भी चेंज लाने हैं तो मेरे को अपने हर मेंबर से बात करनी पड़ेगी, हर मेंबर्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी मेरी कंपनी का लायबिलिटी स्ट्रक्चर या लायबिलिटी क्लॉज में चेंज लाया जा सकता है, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक बार मेरे को कंसेंट मिल गया मेरे सारे मेंबर्स का तो उसी के बाद फिर से मैं वही रेजोल्यूशन पास करूँगा, रजिस्ट्रार को नोटिस दूंगा और फर्दर आगे बढ़ूँगा। इसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में मेरा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना परसेंटेज मिलेगा, मेरे इन्वेस्टर्स का क्या रिटर्न रहेगा, वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, मेरे जो कंज्यूमर्स होंगे उनको मैं किस हिसाब से करूँगा, मेरे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसे किस हिसाब से पे आउट मिलेगा, सारी चीज़ें ये चीज़ हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब कुछ इसमें डिफ़ाइन कर दिया जाता है। और इसमें भी अगर मेरे को कोई भी चीज़ लाना है फिर से वही मैं रेजोल्यूशन पास करूँगा, रजिस्ट्रार के पास भेजूँगा और उससे परमिशन लूँगा ही लूँगा, और इसके लिए मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लेकिन पास करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारा आता है सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एक मिनिमम नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर देता है, जिसका मतलब ये है अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन को ये साइन किया होना चाहिए विथ एक एक विटनेस दोनों का। और अगर मेरी पब्लिक है
तो ये 2 से बढ़कर 7% हो जाते हैं। इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात, बट इससे कम नहीं हो सकते। अगर इससे कम हो जाएंगे तो कंपनी उसी समय टर्मिनेट कर दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम एमओए का मतलब अब लास्ट में समझे तो एमओए बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है, जो कि डिफाइन कर रहा है कि मेरी कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरी कंपनी का नाम क्या है, मेरी कंपनी क्या क्या काम करेगी, उसका स्कोप, विजन, हर चीज़ मेरा एमओ डिफाइन करके दे रहा है। एमओ मेरे को बता रहा है कि कंपनी क्या करेगी और क्यों करेगी। ठीक है। एमओए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आएगा तो इसका 7.5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 15 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 15 का बाई चांस आ जाए तो सबसे पहले हम लोग वही एमओए को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बारे में सारा बताएंगे। उसके बाद उसके सारे क्लॉजेज़ एक्सप्लेन करेंगे। क्लॉजेज़ के बाद हम उसे एओ से रिलेट करेंगे, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।